रफ़ी साहब के इस गीत पर आर डी बर्मन साहब को भरोसा ही नहीं था कि रफ़ी साहब इसको कैसे गाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही वो आर डी बर्मन का सुपरहिट गीत है जिसके पीछे शंकर जयकिशन का भी काफ़ी योगदान है। कौन सा वो गीत है दोस्तों? रफ़ी साहब पर शक था आर डी बर्मन को जिस गीत के लिए, और इस गीत के पीछे शंकर जयकिशन का हाथ कैसे। जी हाँ, बताऊंगा आपको मैं इस वीडियो में किस फिल्म का गीत था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, आर डी बर्मन ने अपनी पहली फिल्म की थी, उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का सहारा लिया था। अपनी शुरुआती फिल्मों में उन्होंने किशोर कुमार साहब से भी गवाया था, रफ़ी साहब से भी गवाया था। और ये वो दौर था जब रफ़ी साहब एक तरफा थे, ना आगे रफ़ी साहब के कोई, ना पीछे रफ़ी साहब के कोई। रफ़ी साहब बहुत बड़ा नाम थे। आर डी बर्मन उस दौर में स्ट्रगल कर रहे थे। आर डी बर्मन जितनी भी फिल्में दे रहे थे वो लगभग फ्लॉप हो रही थी। 4 वो फ्लॉप फिल्में दे चुके थे लगभग। अब आर डी बर्मन को तलाश थी किसी बड़ी फिल्म की, कोई ऐसी फिल्म उनको मिले जिसमें वो रातों रात बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बने। ऐसी फिल्म उनको मिली भी, और इस फिल्म को दिलाने में जो हाथ था वो हाथ था डायरेक्टर विजय आनंद, गोल्डी आनंद का, जो देवानंद साहब के भाई भी थे। गोल्डी आनंद ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। नासिर हुसैन साहब की ये फिल्म थी। गोल्डी आनंद के कहने पर आर डी बर्मन को बतौर संगीतकार उनको ये फिल्म मिली, और इसमें काफ़ी चैलेंजेस थे आर डी बर्मन के लिए। जी हाँ, इसकी स्टार कास्ट में थे शम्मी कपूर, आशा पारिक जी, आप समझ गए होंगे। ये फिल्म थी तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल के सारे गीत रॉक एंड रोल टाइप थे। शम्मी कपूर साहब पर ये पिक्चराइज होने थे। शम्मी कपूर साहब हालांकि इस फिल्म के अंदर शंकर जयकिशन को चाहते थे, बाद में ओ.पी. नैयर का भी नाम आया, मगर फाइनल आर डी बर्मन हुए। जी हाँ, इसमें हाथ था विजय आनंद साहब का। तो जैसा मैंने कहा, चैलेंजेस थे आर डी बर्मन के लिए इस फिल्म के अंदर कई। तो आर डी बर्मन ने इसमें नायाब गीत बनाए दोस्तों। एक गीत इसमें आर डी बर्मन ने ऐसा बनाया जो बिल्कुल अलग हटके था, और इसी गीत के पीछे शंकर जयकिशन का भी हाथ था। वो कैसे? नासिर हुसैन को एक गीत काफ़ी पसंद था। 1965 में गुमनाम आई थी। गुमनाम के अंदर एक गीत था, जान पहचानो जीना आसान हो। जान पहचान हो जीना आसान। जी हाँ दोस्तों, ये वो नायाब गीत था जिसको रफ़ी साहब ही ने गाया था। इसी गीत से प्रेरित होकर के नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन को कहा कि उनको एक ऐसा गीत चाहिए जो इसी तरीके का रॉक एंड रोल टाइप हो, जैसे कि जान पहचानो जीना आसान हो। अब आर डी बर्मन के लिए चैलेंज बना ये गीत। आर डी बर्मन ने फिर इसको ध्यान में रखते हुए जो गीत बनाया वो गीत था आजा आजा मैं हूँ प्यार आजा आजा तेरा। इसी गीत से जुड़ा ये किस्सा है। तो इस गीत के पीछे कहीं ना कहीं शंकर जयकिशन का भी हाथ है। उन्हीं से प्रेरित होकर के ये गीत बनाया आर डी बर्मन साहब ने। तो खैर साहब, जब इसकी रिहर्सल्स हो रही थी तो आर डी बर्मन को लग रहा था यार रफ़ी साहब कैसे इस गीत को गाएंगे। और थोड़ा रॉक एंड रोल टाइप ये गीत था, वेस्टर्न स्टाइल ये गीत था। तो उनको लग रहा था वो जो पार्ट है आजा, उसको रफ़ी साहब कैसे निभा पाएंगे ढंग से। तो कहते हैं इसके लिए रफ़ी साहब ने काफ़ी रिहर्सल्स की, और आर डी बर्मन को कहीं ना कहीं शक था यार रफ़ी साहब इसको कहीं ना कहीं ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। और कहते हैं कि आर डी बर्मन ने ऐसा भी कहा है कहीं किसी इंटरव्यू में, राजू भरतन के इंटरव्यू में, कि आशा जी ने एकदम उस पार्ट को पकड़ लिया था, आजा वाले पार्ट को, और रफ़ी साहब को थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो आर डी बर्मन साहब को थोड़ा अजीब लग रहा था यार इस गीत का क्या होगा, कैसे रफ़ी साहब इसको गाएंगे। ऐसा कुछ एक चैनल पे मैं देख रहा था। हालांकि राजू भरतरन का जो इंटरव्यू आर डी बर्मन वाला था वो मैंने नहीं देखा। मैं उसी वीडियो के हवाले से कह रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा भी ये कैसे पॉसिबल है भी या नहीं भी है। खैर साहब, कहते हैं जब इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई तो आर डी बर्मन थोड़ा अपसेट थे। रफ़ी साहब इसमें ज़्यादा टाइम ले रहे थे। इसकी पिच और उसका जो अंदाज था आजा का, वो सब डिस्टर्ब हो रहा था। रफ़ी साहब ने काफ़ी टेक लिए, ऐसा भी कहा गया। और आशा जी भी तालमेल बिठा रही थी। जब रफ़ी साहब ने इसको फाइनली रिकॉर्ड किया तो आर डी बर्मन भी देखते रह गए। रफ़ी साहब ने जो अंदाज़, जो आवाज़ इस गीत के अंदर दी वो चौंकाने वाली थी। कमाल का रफ़ी साहब ने आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा
गाया और कहते हैं काफ़ी वक्त लगा इस गीत की रिहर्सल करने में, क्योंकि वो जो आजा वाला पार्ट था वो दोनों के लिए चैलेंज था, रफ़ी साहब के लिए भी, आशा जी के लिए भी। मगर दोनों ने अच्छे से तालमेल बिठाया, दोनों ने इस तरीके से तालमेल बिठाया कि गीत अमर कर दिया, गीत ने इतिहास रच दिया। खैर साहब, इस गीत की रिकॉर्डिंग को पूरा किया गया। जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ, आर.डी. बर्मन, जिनको विश्वास नहीं हो रहा था कि रफ़ी साहब इसको कैसे गाएंगे, जब रफ़ी साहब ने फाइनली इस गीत को रिकॉर्ड किया तो सब चौंक गए, आर.डी. बर्मन भी चौंक गए। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि आर.डी. बर्मन उस वक्त पे किशोर कुमार को याद कर रहे थे कि काश किशोर कुमार होते। ऐसा मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो हवाला ले रहे थे राजू भरतरन के एक इंटरव्यू का, जो आर.डी. बर्मन ने उनको दिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है, खैर ये किस्सा भी आ गया और मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया, एआई से भी जानकारी जुटाई, उसमें भी यही लिखा था हाँ, आर.डी. बर्मन को रफ़ी साहब पे विश्वास तो था कि रफ़ी साहब बहुत बड़े सिंगर हैं, मगर इस गीत के लिए वो थोड़े असहज थे। कुछ इस तरीके का इंटरनेट पे भी जानकारी मिली। मगर जब फाइनली रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया तो आर.डी. बर्मन को भी भरोसा आया कि वाकई रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब है। मगर दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है, मैं वो राजू भरतन वाले इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक सवाल उठता है, अगर एक किस्सा सही है तो ये गीत तो रफ़ी साहब के गीत ही से प्रेरित था, जान पहचान हो, जीना आसान हो। और रफ़ी साहब ने जिस तरीके से फिर आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा भी गाया, कि रफ़ी साहब इस पर कुछ अटके होंगे, असहज रहे होंगे। उन्होंने तो कई इस तरीके के गीत गाए और इससे पहले जान पहचान हो वो गा चुके थे, 65 में गुमनाम आई थी, और इसी के गीत से प्रेरित थे नासिर हुसैन भी, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। तो जब नासिर हुसैन को रफ़ी साहब का यही गीत पसंद था जिसको शंकर जयकिशन ने कंपोज किया था, गुमनाम का, और आर.डी. बर्मन को कहा कि तुम भी यार ऐसा गीत बनाओ, तब आर.डी. बर्मन ने आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसा गीत बनाया। तो रफ़ी साहब को कैसे प्रॉब्लम हुई होगी, वो तो पहले इस तरीके के गीत गा चुके थे और इस गीत को रिकॉर्ड करने से पहले वो यही गीत गा चुके थे, जान पहचानो, जीना आसान हो। तो समझ से परे है ये सब बातें कि आर.डी. बर्मन को विश्वास नहीं हो रहा था, आर.डी. बर्मन को लग रहा था यार रफ़ी साहब वो जो रॉक एंड रोल टाइप वाला स्टाइल है वो कैसे देंगे। रफ़ी साहब ने परफेक्टली दिया, और कहते हैं कि आशा जी ने इजीली लिया उसको, क्योंकि आशा जी जो थी वो उनका स्टाइल था वेस्टर्न। इस तरीके की कुछ बातें हो रही थी इस गीत को लेकर। इंटरनेट पे भी कुछ ऐसी बातें मौजूद हैं जो थोड़ी चौंकाती हैं, हैरान करती हैं। खैर साहब, जो भी हो, रफ़ी साहब ने इस गीत को परफेक्टली गाया और आर.डी. बर्मन के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ तीसरी मंजिल के लिए लक्की साबित हुई। तीसरी मंजिल में रफ़ी साहब ने सिर्फ यही गीत नहीं गाया आर.डी. बर्मन के लिए, और भी गीत गाए, दीवाना, मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे, जिसको आर.डी. बर्मन ने कॉपी किया था नेपाल के गीत से। और आर.डी. बर्मन ने कई गीत इसमें रफ़ी साहब के लिए बनाए जिसको रफ़ी साहब ने परफेक्टली गाया, ओ हसीना जुल्फों वाली, ऐसे ऐसे नायाब गीत रफ़ी साहब ने तीसरी मंजिल में आर.डी. बर्मन के लिए गाए। तो बेमानी है ये बात को कहना कि आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा में रफ़ी साहब असहज हुए होंगे। आगे चल के भी वेस्टर्नाइज स्टाइल के गीत आर.डी. ने बनाए और रफ़ी साहब ने उनको अपनी आवाज़ दी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। और सन 77 जब हम किसी से कम नहीं आई थी, 70 की ये बात होगी, रफ़ी साहब ने तो बाकायदा नेशनल अवार्ड जीता आर.डी. बर्मन के गीत पे, क्या हुआ तेरा वादा, वो क्या वेस्टर्नाइज नहीं था। रफ़ी साहब ने जितने भी आर.डी. बर्मन के लिए गाए, चाहे वह ज़माने को दिखाना हो या और भी जितनी फिल्में उनकी बात की, रफ़ी साहब ने परफेक्टली गाया आर.डी. बर्मन के गीतों को। तो ये थोड़ा सा समझ से परे, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा में रफ़ी साहब असहज हुए होंगे और आर.डी. बर्मन को लगता था कि कैसे रफ़ी साहब वेस्टर्न स्टाइल गाएंगे। ये थोड़ी सी अजीब बात थी। खैर, ये किस्सा जैसा भी था मैंने आपके सामने रखा। आपको क्या लगता है कि क्या आर.डी. बर्मन को सच में ऐसा लगा होगा, रफ़ी साहब असहज हुए होंगे, या आर.डी. बर्मन असहज हुए होंगे रफ़ी साहब को लेकर के? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।